गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग नया धारा 17 मार्च 2024 को लिया गया पेपर सॉल्व कर रहे थे। 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी रीच टू द डायरेक्टली टू 26 क्वेश्चन। जी, तो इन 26 क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडियन एस्टिमेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक आइटम इंटरिम पीरियड मींस, स्टॉक वस्तु की खरीद के लिए इंडेंट अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से अंतरिम अवधि का मतलब क्या होता है। देखिए, अनुमान तैयार करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है: आईपी, सीपी एंड बफर स्टॉक। आईपी, सीपी एंड बफर स्टॉक, और इन सबको मिला के बनता है लीड टाइम। लीड टाइम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले इनकी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। वह अवधि जिसके लिए वस्तु की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा रहा है, नहीं, ये वो नहीं है। अवधि वो सीपी कहलाती है। जिस अवधि के लिए वस्तु की आवश्यकता का अनुमान लगे वो सीपी। नन ऑफ द गिवन। ओके। इंडियन एस्टिमेट शीट तैयार करने की तारीख और उस इंडियन एस्टिमेट शीट के लिए सामग्री की प्राप्ति के बीच की अवधि। इंडियन एस्टिमेट शीट तैयार करने की तारीख और इंडियन एस्टिमेट शीट के लिए सामग्री की प्राप्ति की अवधि भी नहीं है। ये तो एक तरह से लीड टाइम हो गया हमारा। और इंडियन अनुमान शीट तैयार करने की तारीख और उस इंडियन के लिए खरीद आदेश देने की अवधि, ये भी नहीं है। इट इज नॉट दैट वन। तो मैं बताता हूँ कि इंटरम पीरियड क्या होता है। इंटरम The interval between the date of fix for sending the equipment and beginning of the contract period is known as the interim period। यानी कि जो हमने अपनी एस्टिमेट शीट तैयार कर रहे हैं उस डेट से लेकर के सीपी के शुरू होने की अवधि को हम इंटरिम पीरियड बोलते हैं। अब आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होता है। द पीरियड फॉर विच आइटम आर रिक्यूप्ड इज फिक्स एंड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो कि यहाँ दिया हुआ था। वह अवधि जिसके लिए वस्तु की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अवधि हमारी ये कौन सी सीपी है। ये ज्यादातर 1 साल या 2 साल के लिए हो सकता है। और लीड टाइम किसे कहते हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अगली बार आ जाए, तो ये लीड टाइम के रूप में भी आ सकता है, एंट्री पीरियड में भी आ सकता है, सीपी भी। द टाइम स्पेंट फ्रॉम द मोमेंट रिक्रूटमेंट इज इनिशिएटेड टिल द मोमेंट एंड मटेरियल रिसीव्ड, यानी कि रिक्रूटमेंट बनाने से लेकर के मटेरियल की प्राप्ति तक का समय क्या कहलाता जाता है, लीड टाइम कहलाया जाता है। अब नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है कि IRS पैरा 3200 IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2022 किसके साथ डील करता है ना। तो मैंने इसको खुल के देखा तो पता लगा कि ये वारंटी पीरियड के साथ डील करता है। आंसर इसमें दिया ही हुआ है। मुख्यालय में क्वेश्चन नंबर 28, इन ए टेंडर कमेटी परचेज केस ऑफ HQ कंप्लेंट ऑफ करप्शन in that tender is received by the convener member of store department before finalization of tender case. What action is to be taken by convener member? मुख्यालय में एक निविदा समिति खरीद मामले में निविदा मामले को अंतिम रूप देने से पहले भंडार विभाग के संयोजक सदस्य द्वारा उसे निविदा से भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई तो संयोजक सदस्य क्या कार्रवाई करनी है। तो इसमें केस को ड्रॉप तो कर नहीं सकते, हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल इन्फॉर्म कर सकते हैं। खैर देखते हैं क्या ऑप्शन क्या क्या है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सूचना और अगले आदेशों के लिए टीसी मिनट का मसौदा तैयार करने से पहले निविदा को पीसीएमएम को भेजना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। टीसी मिनटों का मसौदा तैयार करने से पहले मामले की जांच के लिए सतर्कता विभाग को भेजना चाहिए। सतर्कता विभाग की सलाह प्राप्त होने के बाद मामले को अंतरिम रूप दिया जाना चाहिए। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई है, सबूत प्राप्त नहीं हुए, बहुत सारी चीजें में मामले को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश एवं निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को भेजना चाहिए। और चौथा है, शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर टिप्पणी के साथ टीसी मिनटों को अंतिम रूप दिया चाहिए और फिर मामले को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को देना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा, क्योंकि कन्वेनर
को कोई ज्यादा राइट्स नहीं है इसमें, जो भी है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है। तो ये शिकायत में जो शिकायत है, ये कंप्लेन आई है, तो उसमें क्या करेंगे, शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर टिप्पणियों के साथ टीसी मिनटों को अंतिम रूप दिया चाहिए, फिर मामले को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को भेजना चाहिए। दिस इज द अवर करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा यही है, 4। Now we reach to the question number 29. In a tender case of read following statement, negotiation should be held only with lowest technically suitable order. बिल्कुल सही बात है कि जो नेगोशिएशन होना चाहिए सबसे कम दर वाले पे, वो भी तकनीकी रूप से जो सुटेबल हो, उपयुक्त हो। नेगोशिएशन शुड बी एन एक्सेप्शन रेदर देन रूल। हाँ, ये हर केस में हर बार नहीं होना चाहिए, अपवाद के रूप में होना चाहिए। Negotiation should be called in all cases where rates are higher than last purchase rate. ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई negotiation would be called in all case, सभी केस में होना चाहिए जहाँ हाई रेट्स है, नहीं, जहाँ हाई रेट्स है हमें क्या करना चाहिए, केस को रिटेंडर करना चाहिए। अब इसमें जो हमारे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारे जो है इसमें एक तो ये है 1 और एक ये 2। तो लेट्स सी, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो 1 हो गया। This is our correct answer. Now we reach to the question number 30. As per store code, frequency of stock variation of B category item in store depot. स्टोर कोड के अनुसार स्टोर डिपो में बी श्रेणी वस्तुओं का स्टॉक सत्यापन की क्या आवृत्ति है? आप लोगों को ये पता ही होगा कि, एक मिनट, ए कैटेगरी का है 6 मंथ, बी का है 12 मंथ और सी का है, सॉरी कहाँ लग गया ये, 24 मंथ। तो बात हो रही है किसकी, बी श्रेणी की, तो बी का आएगा 12 मंथ। तो our question should be this one. Answer should be this one. Once in 12 months. As per model recipe, read the following statement carefully and power to invite single tender at HQ for PSC item where it has been possible to certify that a similar article which could be used in lieu is not manufactured sold by them. यानी कि ये कौन सा हो गया, पहली बात तो पीएससी सी हो गई है। पीएससी 3 टाइप की पीएससी होती है, पीएससी ए, पीएससी बी, पीएससी सी। तो इट हैज बीन पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल है सर्टिफाइड दैट सिमिलर आर्टिकल विच कुड बी यूज्ड इन ड्यू इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड बाय एनी अदर फर्म। यानी कि ये तो पहली बात हो गया अपना कैटेगरी सी, ये हो गई पीएससी सी कैटेगरी। अब पीएससी सी कैटेगरी हो गई, सी कैटेगरी में लगभग सभी को एक तरह से फुल पावर दी हुई है, सभी को फुल पावर चीज मिली है। ए में अलग अलग है, क्योंकि ए में ये पॉसिबल नहीं है, तो उसमें ए में कम दी हुई है। पीसीएमएम अप टू पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, अप टू पावर सीएमएम की भी एक्सेप्टेंस, ये भी पावर ऑफ प्रेजेंट, एसएम अप टू द पावर ऑफ एक्सटेंस, सभी अपनी अपनी पावर के एक्सेप्टेंस की करेंगे। तो इट इज 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो ऑल 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नाउ we reach to the question number 37. As per SOP, after lapse of permissible free time of payment of BSV, payment of BSV is allowed with interest certain percentage above the prime lending rate of SBI for the period beyond the permissible period. What is the maximum permissible period for depot lots from the date of auction? तो पहले तो ये BSV होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हमें BSV पता होना चाहिए। BSV इक्वल टू BALA बैलेंस, अरे ये क्या हो गया भाई, चलो ये लिख देते हैं, BALA बैलेंस सेल वैल्यू। तो एज पर मॉडल एसओपी लैप्स ऑफ परमिसिबल फ्री टाइम फॉर पेमेंट ऑफ BSV, बैलेंस सेल वैल्यू की जो बचा हुआ है इंटरेस्ट रेट के साथ,
विद इंटरेस्ट रेट सर्टेन परसेंटेज अबव द प्राइम लेंडिंग जो है ना उसकी, तो वो टाइम कितना होता है 32। देखिए ये आपको एसओपी सारी याद करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी और रट्टा मारना पड़ेगा, तभी होगा। इसमें आंसर इसका 35 डेज, राइट। एज पर मॉडल एसओपी आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्शन डिलीवरी कैन बी गिवन ओनली विद imposition of ground rent for landlord। एसओपी में हर चीज के लिए अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। लैंडलॉर्ड के लिए जो टाइम दिया है ये 65 डेज है। एसओपी देखो ये सारी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, रट्टे मारने पड़ेंगे इसमें, बार बार एसओपी पढ़िए आप। As per model SOP, the power of refund of payment towards short delivery of scrap with finance concurrence with joint note duly signed by gazetted officer at stockholder with lies। देखिए जो रिटर्न करने की जो पावर है वह आपके एचओडी लेवल में है और एचओडी लेवल में पीसीएमएम और सीएमएम आते हैं। ये क्या हो गया आपका कि भाई एक बार फिर समझे, मॉडल एसबी अनुसार स्टॉक धारक के राष्ट्रपति अधिकारी धारा हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के साथ तथा वित्त सहमति के साथ स्क्रैप की कम डिलीवरी के लिए भुगतान की वापसी की पूरी शक्ति किसके पास है? हाँ बिल्कुल, सीएमएम और पीसीएमएम। जब फाइनेंशियल ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसमें एचओडी लेवल, पीसीएमएम अपना पीएचओडी और सीएमएम अपना एचओडी लेवल के अधिकारी है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। Now we reach the next question. Power of permit airlifting or railway stores lies। देखिए एसओपी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और जहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर है these are lies only with the PhD level। Power permit airlifting of railway stores, भाई रेलवे का जो मटेरियल है और बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही एजेंसी में हवाई मार्ग से उठाने की अनुमति देने की शक्ति किसके पास है? PCM up to their power of presence with concurrence of PFA। सीधा सीधा we are not going to other option, इसका this is the only answer, PSM up to their power of extension with concurrence of PFA। No, only one is correct। Okay, FOB का क्या अर्थ है? फ्री ऑन बोर्ड। वस्तु के आयात के लिए FOB यानी कि हमें बोर्ड तक वहां तक फ्री में देगा, तो फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड पर मुफ्त। In a tender condition of ERA, financial bid of 7 technically and commercially suitable firms have been opened। Okay, in a tender with condition of ERA, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑप्शन के लिए फाइनेंशियली बिड्स ऑफ 7 टेक्निकल एंड कमर्शियल सुटेबल फर्म्स हैव बीन एक्सेप्टेड। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी कॉल्ड फॉर ई रिवर्स ऑप्शन? तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 का, फिर इसमें ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 3 है और 4 है। द लोएस्ट 4 फॉर्म मोर देन 3। ये ऑप्शन में एक सिंपल फंडा है इसका कि हम जो टेंडर्स जो करते हैं मोर देन 2 सिंपल में, और इसमें मिनिमम जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, कितनी 4 के लिए, इसमें नीलामी के लिए हम 4 को बुलाएंगे। एक स्टोर डिपो में एक आइटम का स्टॉक 245 रुपए की दर से 100 नंबर का है। 200 नंबर के लिए इस आइटम का ताजा आपूर्ति 250 रुपए और सभी समावेशी खरीद पर प्राप्त किए थे, स्टॉक में ली थी। अब स्टॉक जारी करने पर इंडेंटर किस दर पर इसको जारी करेगा? ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक स्टोर डिपो में एक आइटम का स्टॉक 245 रुपए की दर पर 100 नंबर का है, ठीक है जी। पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गई हमारी 100 मल्टीप्लाई बाई 245 बराबर कितना हो गया? 24500, राइट। अब 200 नंबर के लिए इस आइटम की ताजा आपूर्ति 260 के हिसाब से आती है, यानी कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाई बाई 260 बराबर कितनी हो गई? 26 दूनी 52,000, राइट। तो हमारी टोटल कितनी होगी अब?
टोटल होगी हमारी 300, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल की? 5 और 2 7, 4 और 2 6, 76,500, 76,500। अब जो BAR हो गया, एक तरह से बुक एवरेज रेट कह सकते हैं, सामग्री जारी करने पर इंडेंटर किस दर से करेगा? तो ये क्या करेगा? टोटल एवरेज रेट कैसे आएगा? अब 76,500 डिवाइडेड बाय 300। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका, देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 255 रुपीज। कितना आ गया? 255 रुपीज। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ वी सैंड बॉक्स का इस्तेमाल किसमें किया था? डीजल लोको में, इलेक्ट्रिक लोको में, LHP लोको में, कोच में और बॉक्स एंड वैगन में। देखिए सैंडबॉक्स केवल लोकोज में यूज होता है, चाहे वो डीजल लोको हो या इलेक्ट्रिक लोको हो। ये सैंडबॉक्स केवल लोकोज में यूज होता है। और क्यों यूज होता है? बारिश के दिनों में जब इंजन आगे बढ़ नहीं पाता, स्लिप मारता है, तो उसके आगे ये सैंडबॉक्स से सैंड निकलनी शुरू हो जाती है और इसमें फ्रिक्शन काम करता है और इंजन आगे सक्सेसफुली बढ़ता है। कई बार चढ़ाइयों में भी इसको यूज किया जाता है। तो लेट्स सी द आंसर। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। तो ठीक है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन ऑफ ए फर्म फ्रॉम पार्टिसिपेंट इन एनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? एक किसी फर्म को किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, यानी कि रोकने के लिए? इसका एक्चुअली मुझे आई हैव नो आइडिया और मुझे मिला भी नहीं आंसर क्या हो सकता है, बट एज पर द आंसर गिवन बाय नायर इज रेलवे बोर्ड। किसी भी फर्म को किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे में सामग्री प्रबंधन कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? Which is not the main object of material management function in Indian Railway. Okay. उपयोगिता विभाग को न्यूनतम लागत पर समय पर गुणवत्ता सामग्री की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना। ऑफ कोर्स ये तो मेरे हिसाब से है, बिल्कुल है। लेकिन ये पूछ रहा क्या नहीं है? ओके। निष्क्रिय आइटम, अचल, मृत, अवशेष वस्तु और अन्य स्क्रैप वस्तुओं को तैयार बेचकर स्क्रैप की बिक्री की मूल्य को अधिकतम करना। देखिए ये उद्देश्य है, लेकिन क्या पूछ रहा है? ये मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। मानकीकरण विविधता में कमी, वैल्यू एनालिसिस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सामग्री की लागत कम करना, हाँ ये मुख्य उद्देश्य है। और सामग्री खरीद, भंडारण, जारी करने से संबंधित लेनदेन के सभी चरणों में सार्वजनिक जवाबदेही को पूरा करना, ये है। तो हमने देखा कि ये जो नहीं है मुख्य उद्देश्य, ये नहीं है। ये हो गया 2। आंसर का है yes, given answer ID, yes, of course this is the 41490 and this is 1490. Yes, this is the correct answer. Who is the competent authority for framing, reviewing and circulating PVC formula to all railway unit for engineering item? देखिए रेलवे बोर्ड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रेलवे को जो है ऑथराइज करता है, काम करने के लिए जिम्मेदारी देता है। जैसे कि TPI के लिए वेस्टर्न रेलवे को दिया हुआ है। अब यहाँ आ रहा है कि ये पीवीसी फार्मूला के लिए उसने दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? आई थिंक मैंने एक्चुअली आंसर देख लिया था इसका, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे को दिया हुआ है इसने। किसके लिए? पीवीसी फार्मूला। और कौन से आइटम? इंजीनियरिंग आइटम। सभी आइटम के लिए ओनली इंजीनियरिंग आइटम। For local purchase of medicine, surgical item and consumable through rate contract, please select the correct composition of tender committee in tender of estimate value of rupees 50 lakh. ये वैल्यू अपनी कितनी है? 50।
और परचेज क्या कर रहे हैं, मेडिसिन, और क्या कर रहे हैं, फॉर लोकल परचेज। दो चीजें, लोकल परचेज दवाइयाँ, और वो भी कंज्यूमर थ्रू रेट कॉन्ट्रैक्ट, तीन चीजें हैं इसके अंदर। और वैल्यू कितनी है, एस्टिमेट वैल्यू 50 लाख। इसके लिए फिर आपको एसओपी में जाना पड़ेगा, और इसका आंसर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, आई विल ट्राई टू शॉर्टन। इसका आंसर है 2। निविदा समिति स्टोर मेडिकल और वित्त विभाग के वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी, और स्वीकृति प्राधिकारी चिकित्सा विभाग के जेएजी का अधिकारी होगा। ये हो गया वरिष्ठ स्तर, यानी कि सीनियर स्केल। एसओपी आपको याद करनी पड़ेगी इसमें सारी। विच वन इज नॉट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी फाइनेंशियल वे वेस्टर्न रेलवे। जब ये जैसे कि बता रहा था कि हर रेलवे को उन्होंने कुछ ना कुछ काम दिए हुए हैं, तो वेस्टर्न रेलवे ने इंस्पेक्शन मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इंटरटेक है, इसमें ब्यूरो भी है, नहीं ब्यूरो वैरायटीज, टीयूबी है, इंटरटेक, ब्यूरो, टीयूबी, और चौथी है राइट्स। इसमें फोर्थ वन इज राइट। चार दिए, इंटरटेक, ब्यूरो, टीयूबी और राइट्स। तो ये लेआउट इज नॉट द पार्ट ऑफ टीपीआई as per its condition of contract unless otherwise mentioned in tender, under contractor shall within X days a posting of written notice of extension of tender, contractor shall deposit the security value of X days। ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज मेंशन इन टेंडर डॉक्यूमेंट अगर नहीं किया हुआ है, तो कितने दिन के अंदर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का जो समय है, अगर नहीं किया हुआ है तो उसमें 21 डेज आज कंडीशन के हिसाब से। आंसर इज करेक्ट, 21। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फॉल क्लॉज इज एप्लीकेबल, रेट कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स क्वांटिटीज। तो ये रेट कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स क्वांटिटी। रेट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर केवल रेट फिक्स होते हैं, क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। तो नेचुरली जो फॉल क्लोज है वो किस में लागू होगा, रेट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, क्योंकि इसमें ना तो केवल रेट फिक्स होते हैं, क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। जबकि रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी एंड रेट्स बोथ आर फिक्स। फॉल क्लोज क्या होता है, we will discuss it later. Now we reach to the question number 47. A direct SMS tender case they are opened with validity of 60 days. ठीक है, but this case was not decided within 60 days. The lowest technically suitable elder firm declined to extend its validity of beyond 60 days. Other bidder extend validity of their offer. What action in normal circumstance should have been taken by the tender deciding officer? क्या एक्शन लिया जाएगा इसमें? ऐसे केसों में द बेस्ट थिंग क्या होता है, क्योंकि 60 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन जो L2 L3 है ऑल द अदर आर स्टेटिंग में थे। अब आइटम की अर्जेंसी नहीं है और नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, अर्जेंसी नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो क्या करेंगे हम, केस को सिंपल रिटेंडर करेंगे। हम क्या करेंगे, पुनर्निविदा करेंगे, राइट। रीड द फॉलोइंग लिस्ट केयरफुली। डेटोनेटर, डेटोनेटर जानते हो ना, जब बहुत ज्यादा जाड़े पड़ते हैं तो हम लोग पहिए के नीचे पटाखे लगा देते हैं, सिग्नल काम नहीं करते हैं या दिखाई नहीं देता है। फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने के लिए। फ्लैग और हैंड सिग्नल, फ्लैग फॉर हैंड सिग्नल ट्रेन को आगे बढ़ने या रोकने के लिए, और विसिल होती है गार्ड की सीटी देने के लिए। तो ये क्या पूछ रहा है, ओनली वन इज सेफ्टी कैटेगरी आइटम,
only 1 and 2 are safety item, only 1 and 3 and safety item, और all 1 and 3 and 4 are safety item. yes, सभी के सभी ये हमारे क्या है, सेफ्टी आइटम है. 49, AC of an item is 4000 number, stock available is 500 number, covered use है 1500, interim period is 6 month. IP तो आप समझ ही गए होंगे. Calculate net procurement quantity of the item for correct period of 1 year. Right. So AC है 4000, स्टॉक है अवेलेबल 500, कवर्ड यूज है 1500 एंड इंटरिम पीरियड है 6 मंथ. यानी कि जो नेट रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्या होती है, NPQ, वो होती है हमारी IP प्लस IP CP माइनस कवर्ड यूज माइनस स्टॉक. राइट. अब आ जाइए, NPQ बराबर IP कितनी है हमारी, 6 मंथ. AC हमारी 4000, तो कितना हो गया 2000, तो हमारी ये हो गई IP प्लस 4000 हो गई हमारी CP माइनस कवर्ड यूज कितने हमारे 1500 और माइनस स्टॉक भी है क्या, स्टॉक भी है हमारा 500, बराबर कितने हो गए 4 तो 6000. 6000 में से नहीं, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर ली क्या, हाँ 6000 में से 2000 गई तो कितने बचे 4000. 4 तो 6 में से 1500, 15 500, 2000 गए तो कितने बचे 4000. तो अब आंसर शुड बी 4000 है भाई. हाँ ये रहा, अब आंसर शुड बी 4000 नंबर. यस, इट्स 4000. इन रेफरेंस टू जैम परचेज CRAC, आप लोग जो लोग परचेज में काम करते हैं वो अच्छी तरह इनको जानते होंगे. CRAC क्या होता है. CRAC क्या होता है कि जैसे कि हम DRR करने के बाद रिसीप्ट चालान बनाते हैं IRPS IMS के थ्रू, इसी तरह से जैम के अंदर भी हम रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं चालान बनाने के लिए. तो पहला ऑप्शन है कंजानी रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस. कंजानी रिएक्शन तो मतलब ही नहीं है, कंजानी रिएक्शन भी नहीं है यहाँ पे, और चौथा कंजानी रिसीप्ट एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कंजानी रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मटेरियल प्राप्त हो गया और हमने एक्सेप्ट कर लिया. और ये क्या विद इन 10 डेज करना होता है. अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है CRAC. अगर 10 दिन के अंदर आपने रिएक्ट नहीं किया तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक CRAC जनरेट हो जाएगा कि आपका मटेरियल एक्सेप्ट हो गया. जैम सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा आंखें खोल के काम करना होता है जैम केसेस के अंदर. ओके, नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर. हाँ ये ठीक है, हमारा 1525 11525. यस. रेलवे बोर्ड में कौन सा सदस्य स्टोर विभाग का प्रमुख होता है. अब चूंकि सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और मैन जो काम जो दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं है, ऑपरेटिंग को नहीं दिया हुआ है, इनका तो मतलब ही नहीं है. तो बचता कौन सा, सदस्य कर्षण और रोलिंग स्टॉक, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक. दो 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बेचे गए स्क्रैप के मूल्य क्या, लक्ष्य क्या है. देखो ये भी कहीं ना कहीं से आपको फ्यूचर के लिए जितने भी लक्ष्य हैं ये आपको याद करने होंगे. इसमें जो लक्ष्य था 5200 करोड़ का था. ठीक है. गेट पास
स्टोर डिपो में किस लिए बनाया जाता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको सब जानता है। गेट पास किस लिए बनाया जाता है? भैया गेट से माल निकल जाए, कहाँ के? डिपो के गेट से माल निकल जाए। तो गेट पास भंडार डिपो में सामग्री का प्रवेश प्रवेश के लिए तो होता ही नहीं है ये। भंडार एक बोर्ड बार से दूसरे बार, यहाँ तो मटेरियल जाता ही नहीं है। भंडार डिपो में किसी व्यक्ति का प्रवेश भी नहीं है, तो क्या होगा? भंडार डिपो से निकलने वाले सामग्रियों के लिए, जो भी मटेरियल यहाँ से जाता है उसके लिए। ASRS का क्या पूर्ण अर्थ है? ASRS एक रेलवे ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं और ASRS वन ऑफ देम। और ये सारे सारे क्या है? ऑटोमेटेड है सारे सारे। अब ऑटोमेटेड है तो ऑटोमेटेड में कौन कौन से दो आ रहे हैं? ये दो आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ऑटोमेटेड स्टॉकिंग एंड रिसीविंग। नहीं, ये है रिट्रीवल सिस्टम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, पुनः प्राप्ति प्रणाली। ये क्या होता है? वी कैन डिस्कस दिस लेटर। नाउ वी रीच द 55th क्वेश्चन। स्टोर्ड वर्ड के लेआउट में गलियारा में एक शब्द का क्या अर्थ है? गलियारा का मतलब गली, छोटी सी गली जहाँ से आदमी निकल सके। ट्रेन के जो जो कोचेस होते हैं उनके बीच में भी रास्ता होता है पैदल हम लोगों के निकलने का, उसको हम एजल बोलते हैं। और उसके बगल में जो सीट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एजल सीट्स बोलती हैं, या तो विंडो सीट या एजल सीट। तो अब जो स्टोर बार के जो लेआउट में जो रास्ता होगा वहां से आदमी को निकलने का होगा, सामान को लाने ले जाने के लिए रास्ता होगा। तो वह क्षेत्र जहाँ चाबियां रखी जाती है? नो। भंडारण वार्डों में फॉर्कलिफ्ट के लिए संकीर्ण रास्ता, ए शेफ फॉर स्टॉकिंग मटेरियल। स्टॉकिंग मटेरियल के लिए तो शेफ हो गई है। और ये वार्ड कीपिंग का एक बैठने का क्षेत्र नहीं हुआ। ये एजल हो गया, रास्ता हो गया, गलियारा हो गया किसके लिए? फॉर्कलिफ्ट के लिए निकलने के लिए, राइट। Now we come to the question of 56. What is the validity of inspection certificate? Inspection certificate validity क्या होती है? 30 days होती है। अगर beyond वो राइट सर्टिफिकेट पहले बना लिया, माल बाद में भेजता है और सर्टिफिकेट को एक्सपायर में 30 डेज हो गए, तो दैट सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वाइड। निरीक्षण के बाद सामग्री डिपो में प्राप्त हो गई है, फिर एक नमूना विनाशकारी परीक्षण के लिए भेजा जाता है। यदि परीक्षण के बाद लॉट पास हो जाता है तो विनाशकारी परीक्षण में नष्ट हुई वस्तुओं का खर्च कौन वहन करेगा? अगर मटेरियल पास हो जाता है, चूंकि इंस्पेक्शन में वो मटेरियल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया और पास हो जाता है, तो इसको कौन सा वहन करेगी? भारतीय रेल। सपोज उसने 100 number of quantities was supplied by the supplier and one number was destroyed under the inspection, क्योंकि नेचर इसका जो इंस्पेक्शन का था उसको तोड़ करके या उसको गला करके XYZ करके इसको नष्ट करके ही पता लग सकता था। अगर वो ठीक निकलता है तो हम जो चालान के साथ साथ जो पेमेंट करेंगे पूरे के पूरे 100 का करेंगे इसको, ना कि 99 का। अगर वो जो है नष्ट हो जाता, होने के बाद फेल हो जाता, तो हम उसको 1 रुपया भी नहीं देते। ठीक है, उसका मटेरियल पूरा पूरा रिजेक्टेड। तो उसका आंसर भारतीय है। नाउ वी रीच द क्वेश्चन 58। यदि पूर्व निरीक्षण की गई सामग्री प्राप्त कर्ता द्वारा प्राप्त होने के बाद अस्वीकार कर दी जाती है, ओके, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन केस ऑफ प्री इंस्पेक्टेड है आफ्टर रिसीव्ड बाय द कंजाइनी। ठीक है, जितने भी प्री इंस्पेक्टेड मटेरियल है तो ये रेलवे की ड्यूटी है कि एक बार वो इनका द्वारा इंस्पेक्शन करे, फिटमेंट टेस्ट करे, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ सेफ्टी। और इसके बाद भी अगर वो मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे हम? जो आर सेक्शन में काम करते हैं या परचेज में काम किया या लीजर में काम किया, सभी जानते होंगे कि उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन होता है सबसे पहले। क्योंकि हम जब दो लोग इंस्पेक्शन करने वाले हैं, इधर इंस्पेक्शन अथॉरिटी ने जो किया हुआ है, एजेंसी ने किया हुआ है, प्लस हमने किया हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, इनका जॉइंट इंस्पेक्शन होगा। क्योंकि कारण पता होगा कि भाई उसने क्यों पास किया और उसने क्यों रिजेक्ट किया।
प्रतिस्थापन के लिए सामग्री विक्रेता को लौटा दी जाती है, नहीं। सामग्री स्वीकार कर ली जाती है, प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है, नहीं। तो joint inspection is called with consignee, TPI agency and vendor, right? इसमें तीनों को बुलाया जाता है। ये नहीं होगा सामग्री को सिर्फ, दिस इज द करेक्ट। बिल ऑफ एंट्री फॉर इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज की जाती है बिल ऑफ एंट्री? हाँ जी, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है कि जो मटेरियल है आपका, आप लोगों ने सारे लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एंट्री, FOR, FOB ये सारी चीज पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि ये सीमा पर हमारे कस्टम ड्यूटी लगती है, और कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद जो क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम द कस्टम, तो उसके लिए हम क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री होती है कस्टम ड्यूटी देने के बाद। 6. In a depot, transfer a material different to the description to issue note is received. क्या हुआ, डिफरेंट मटेरियल प्राप्त हुआ है डिपो ट्रांसफर में। डिपो ट्रांसफर का मतलब एक डिपो से दूसरे डिपो में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एज पर स्टोर कोड। द स्टोर शुड बी accounted to the same correct description if it is used of receiving depot. डिपो स्थानांतरण में जारी नोट में विवरण से विभिन्न सामग्री प्राप्त होती है। स्टोर कोड के अनुसार निम्न कथन को पढ़ें। यदि भंडार डिपो में प्राप्त करने वाले डिपो में उपयोगी हो तो उसका हिसाब सही विवरण के अनुसार कर देना चाहिए। यस, बिल्कुल कर देना चाहिए। भाई दूसरे वाले बंदे ने डिपो में ट्रांसफर में मटेरियल दे दिया, और ये क्यों दिया, क्योंकि इनके एक्सेस हो गया, जो भी हो, यानी कि वो उस मटेरियल को देने के लिए एग्री है, तो इसलिए उसने दे दिया। अब बात आती है कि हमें उसको चाहिए नहीं था, लेकिन अगर हमें लगता है कि इसकी हमें जरूरत है, हमारे काम में उपयोगी है, तो उसका हिसाब सही विवरण के अनुसार करके हम मटेरियल एक्सेप्ट करेंगे, वापस तो नहीं करेंगे खैर उसे। अब सेकंड, सामग्री को आमतौर पर भेजने वाले डिपो को वापस नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज टाइम इज कंज्यूम, और फिर पेपर्स पूरे हुए थे, सबको रिटर्न बैक बनाना पड़ता है। जब तक कि प्राप्तिकर्ता डिपो में इसके उपयोग की संभावना ना हो या भेजने वाला डिपो उसे वापस करने के लिए ना कहे। तो हम पहले उससे बात करेंगे, भैया तुम्हें वापस तो नहीं करना, आपने एक्सेस से गलत मटेरियल दे दिया है। कहते नहीं जी, रख लो, हमारे पास तो एक्सेस है, ये हमारा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप रख लो, यूज कर लो। तो हम उसको क्या करेंगे, वापस नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। सामग्री तुरंत भेजने वाले डिपो को वापस कर देनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सामग्री वापस की जाती है तो सामग्री भेजने वाले को डिपो स्टैंडर्ड के शीर्ष पर गलत विवरण नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और नए ताजा डिपो के लिए नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो उसका जो 1 and 2 इज करेक्ट ओनली, करेक्ट इस पार्ट इज 1 and 2। तो आज के लिए पार्ट 2 में ओनली अप टू 60 क्वेश्चंस, एंड जल्दी मैं आपको इसका थर्ड पार्ट भी रिलीज करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे।